चलो चलो, पहले मुझे ये बताओ अर्थ समिट कब हुआ था? जून 1992 में। कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। तो 1992 में दुनिया भर के एनवायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट जो हैं वो रियो डी जेनेरियो में इकट्ठा हुए। जून 1992 में 2 जून से लेकर 14 जून तक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस चली। इस पूरे समिट का नाम रखा गया रियो समिट या अर्थ समिट। बेसिकली इट वाज अ समिट अंडर यूनाइटेड नेशंस एंड इट वाज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्या नाम था? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत 1992 में अर्थ समिट हुआ। राइट डाउन दीज फैक्ट्स। मुंह देख के हाँ नहीं करना है, 4 दिन बाद फिर भूल जाओगे। ठीक है। नाउ व्हाट वाज द आउटकम? देयर वर 5 आउटकम्स ऑफ अर्थ समिट, जिसमें से आपके काम के केवल 2 हैं। वन इज UNFCCC, UNFCCC, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और दूसरा जो आउटकम था दैट वाज कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, CBD। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो ठीक है, कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया होगा? तो मोर देन 170 कंट्रीज फ्रॉम द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड इन अर्थ समिट, और सारे ही कंट्रीज ने यहां पर साइन भी किए कई सारे अग्रीमेंट। अच्छा, फिर से 2-3 चीजें और हैं जो मैं फैक्ट्स पहले बता दूं। ये सब हम एनवायरमेंट में पढ़ेंगे तो ब्लैंक एक्सप्रेशन नहीं देना, 0 से स्क्रैच से हम एनवायरमेंट में पढ़ेंगे ऑल द प्रोटोकॉल्स, ऑल द कन्वेंशंस। अगेन अभी सिर्फ मैं एक टर्मिनोलॉजीज बता रही हूं। जब भी कोई कंट्री किसी समिट में या किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करने जाती है ना, तो इट इज कॉल्ड एज अ पार्टी टू द कन्वेंशन। क्या कहते हैं? यदि इंडिया किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गया तो इंडिया विल कॉल्ड एज पार्टी या मेंबर, या मेंबर। ठीक है, पार्टिसिपेंट भी बोल सकते हैं, पार्टी भी बोल सकते हैं। दूसरा, यदि इंडिया किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया और वहां किसी तरह का कोई अग्रीमेंट साइन कर दिया कि हाँ हम वी विल फॉलो द रूल्स, वी विल अबाइड बाय ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस, यदि किसी तरह का इंटरनेशनल अग्रीमेंट या ट्रीटी वो साइन कर देता है तो पार्टी से वो क्या बन जाएगा? सिग्नेटरी। जैसे ही कोई मेंबर कंट्री किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी या अग्रीमेंट को साइन करते हैं, दे बिकम सिग्नेटरी। अंडरस्टूड? तो when India participated in a conference, it is called as party. यदि कोई अग्रीमेंट साइन कर दिया तो it will become signatory. Third, because these are the common terms जो आप बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, signatory, ratifier, party, समझ में आना चाहिए। अब साइन तो हम कर रहे हैं, मान लो नरेंद्र मोदी गए थे किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन में और अग्रीमेंट साइन करके आ गए तो इंडिया बन गया सिग्नेटरी। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है कि इंडिया के बिहाफ पर वो किसी भी अग्रीमेंट को बोल दें कि हम तो करेंगे फॉलो? नहीं। जो भी डिसीजन लिया गया है, जो भी अग्रीमेंट हमने साइन किया है, नरेंद्र मोदी विल प्रेजेंट इट इन अवर पार्लियामेंट, उसे हमारे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। एंड दैट अग्रीमेंट हैज टू बी अप्रूव्ड इन बोथ द हाउसेस, बाय लोकसभा एंड बाय राज्यसभा, एंड देन फाइनली बाय प्रेसिडेंट। तो जब यह हमारे पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा कि हाँ इस अग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं इंडिया इसको फॉलो करेगा, और पार्लियामेंट की सहमति जब इसको मिलती है, दोनों हाउस और प्रेसिडेंट जब इसको अप्रूव करते हैं, ओनली देन इंडिया विल बिकम अ रैटिफायर। मतलब इट हैज बीन रैटिफाइड बाय अवर पार्लियामेंट। यस, इंडिया विल फॉलो ऑल द कंडीशंस व्हिच आर मेंशन्ड इन दिस अग्रीमेंट। कुछ अग्रीमेंट होते हैं लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग मतलब यदि मेंबर कंट्री ने उसको साइन कर दिया है और रैटिफाई कर दिया है तो अब आप लीगली बाध्य हो जाते हैं उन सारे प्रोविजंस को मानने के लिए। इन केस इफ यू डू नॉट फॉलो द प्रोविजंस,
restrictions may be imposed on such countries, या sanctions imposed किए जा सकते हैं ऐसे देशों के ऊपर. तो some agreements are legally binding, other agreements are not legally binding. जरूरी नहीं है, it depends upon the nature कि कैसा है वो agreement. समझ में आया? What is a party? बस पार्टिसिपेट करने गए. What is a signatory? And what is a ratifier? ये जिस देश के पार्लियामेंट ने उस अग्रीमेंट को पास कर दिया है वो बन जाएगा रेटिफायर. नाउ व्हाट अबाउट अ मेंबर? जिस देश ने रेटिफाई कर दिया वो बन गया मेंबर. क्या बन गया? मेंबर. समझ में आया चारों मतलब? अब अभी हुआ COP26 और मैंने बताया अर्थ समिट का आउटकम था UNFCCC. तो अभी हम UNFCCC पे बात करते हैं. यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ये क्या है? बेसिकली अंडर दिस प्रोग्राम, अंडर दिस कन्वेंशन, द मेन एजेंडा इज टू स्टॉप ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द क्लाइमेट चेंज, टू स्टॉप डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस इन क्लाइमेट सिचुएशन. या मैं बोल सकती हूं ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है उसको रोकना. दिस इज द मेजर मोटिव या ऑब्जेक्टिव ऑफ UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. अब आप बोलो मैम दो सवाल, ग्रीन हाउस क्या है और ह्यूमन इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं इसको समझ लो. काफी बच्चों को नहीं मालूम है. द कंसेप्ट इज न्यू फॉर देम, दैट्स व्हाई आई नीड टू अगेन टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग. ये हमारी अर्थ है. फटाफट बताऊंगी, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन भी पूछूंगी. हमारी अर्थ है. अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस. यू हैव ऑलरेडी रेड दिस इन स्कूल, है ना? वी हैव ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर. देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ. सो somewhere at the height of 35 kilometers in stratosphere we have a layer of greenhouse gases. We have a layer of greenhouse gas, उसे layer of CO2 भी कहते हैं. अब greenhouse gas क्या होती है? So basically there are 6 major greenhouse gas. लिख लो. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, SF6 sulfur hexafluoride, chlorofluorocarbons, sometimes water vapor as well. ठीक है? So these are the 6 major greenhouse gases. Carbon dioxide, methane, nitrous oxide, sulfur hexafluoride, perfluorocarbons भी बोलते हैं. ठीक है? And then water vapor also to some extent is a greenhouse gas. अब आप बोलोगे मैम हो गया, चलो अब greenhouse gas करती क्या है? इस कंसेप्ट को समझ लेना, आगे बहुत सारे कन्वेंशंस अपने आप समझ में आ जाएंगे. बहुत सारी चीजें. अर्थ पे मैंने बोला बहुत सारी लेयर ऑफ गैसेस हैं. ऊपर सन रेज एंटर करती हैं, अर्थ के सरफेस से स्ट्राइक करती हैं. ठीक है? सन से आने वाली कई तरह के रेडिएशंस होते हैं. उनमें से एक कैटेगरी ऑफ रेडिएशन जो होती है वो होती है IR रेडिएशन. IR मतलब इंफ्रारेड. ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है ये बहुत गर्म होती है. कैसी होती है? गर्म होती है. सन से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन कैसी होती है? गर्म होती है. कुछ हद तक अर्थ इनको एब्जॉर्ब कर लेता है. इसकी वजह से हमारे लैंड, चट्टाने ये सब गर्म हो जाते हैं बिकॉज इट एब्जॉर्ब IR. कुछ हद तक जो वाटर बॉडीज होती है या जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं या जो ग्लेशियर्स हैं इन IR को एब्जॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट कर देते हैं. क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट. तो जब ये IR रिफ्लेक्ट होती है, अर्थ में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचती है. यहां पे लेयर ऑफ CO2 है, लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ये गैसेस इन रिफ्लेक्टेड IR रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं. क्या कर लेती हैं? IR रेडिएशंस कैसी हैं? गरम है. और इन गैसेस ने क्या कर लिया? गरम रेडिएशंस को ट्रैप. इसका मतलब अर्थ के चारों तरफ कैसी गैस ट्रैप हो गई है? गरम गरम. गरम IR रेडिएशंस कैसी हो गई? अर्थ के चारों तरफ लेयर ऑफ CO2 में ट्रैप हो गई. जिससे क्या होगा? अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा. इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. यही है ग्लोबल वार्मिंग. सो ग्रीन हाउस गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. हाउ? आई एक्सप्लेन्ड यू.
because they trap the reflected infrared radiations which have the heating tendencies, and because these heated gases, they increase the average temperature of the earth, and this is called as global warming. यदि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाने दो अर्थ का टेम्परेचर, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, बर्फ के पहाड़ मेल्ट हो जाएंगे, मीन सी लेवल विल राइज, जिससे सुनामी आएगा, फ्लड्स आएंगे और सब कुछ तबाह हो जाएगा. ठीक है, सारे जो सीजनल पैटर्न्स हैं सब डिस्टर्ब हो जाएंगे. क्लाइमेट चेंज इसी को कहते हैं. तो ग्रीन हाउस गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. तो यूएनएफसीसीसी का मेन एजेंडा क्या है? ह्यूमन पॉल्यूशन से ये जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं इसको कम कर दो. ये वो गैसेज हैं जो हम रोज पॉल्यूशन के थ्रू रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में. ह्यूमन पॉल्यूशन से रिलीज होता है CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, SF6, परफ्लोरोकार्बन्स. इनको कम कर दो. दिस इज द एजेंडा अंडर UNFCCC. समझ में आया? अब इस एजेंडा के लिए UNFCCC ने क्या किया? UNFCCC बेसिकली लागू हो गया था मार्च 1994 से. ठीक है, द मेन एजेंडा इज टू स्टॉप द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. यही है, एंड इट केम इनटू फोर्स इन ईयर 1994. UNFCCC ने हर साल, मतलब जो कंट्रीज थे UNFCCC के मेंबर्स बन गए जो, एवरी ईयर दे स्टार्टेड मीटिंग. दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेस एंड एवरी ईयर दे यूज्ड टू मीट. कभी 100-150 देश मिल रहे हैं, 170 देश मिल रहे हैं, 180 देश मिल रहे हैं, ऐसा करके ये लोग मीटिंग करते थे. साल इनकी मेंबरशिप बढ़ती गई. ठीक है, 1997 में 3 साल के बाद पहली बार ये कंट्रीज मिलते हैं कोयोटो, जापान में. जापान का एक शहर है जिसका नाम है कोयोटो. वहां पर जब ये कंट्रीज मिले, इन्होंने एक नया प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया जिसको मिला नाम कोयोटो प्रोटोकॉल. कोयोटो प्रोटोकॉल नहीं पढ़ेंगे हम, आगे डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे. उसके प्रोविजंस अलग है. कुछ समय बाद कोयोटो प्रोटोकॉल का फेज 1 चला, फेज 2 चला, जो नाकाम रहा. 2015 में अब ये UNFCCC की जो पहली मीटिंग थी ना 1994 में, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ UNFCCC, इसी को बोला जाता है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1. COP 1 कब हुई? 1994 में. UNFCCC कब से लागू हुआ है? 94 से. तो इनकी पहली मीटिंग को क्या कहते हैं? COP 1 क्या होता है? जल्दी बताओ मनप्रीत. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. किसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? UNFCCC. कब से इन्फोर्स हुआ है? याद रखना, अर्थ समिट 92 में हुआ है. UNFCCC बना 1992 में, लेकिन लागू कब से हुआ है? 94 से. तो पहली मीटिंग कब हुई? 94. तो COP 1 कब हुआ? 94. और 94 के बाद हर साल इनकी मीटिंग हुई है. ठीक है, तो इस साल 2021 में जो मीटिंग हुई, बेसिकली ये पिछले साल होने वाली थी, पैंडेमिक की वजह से ये एक साल पोस्टपोन्ड हो गई. तो इस मीटिंग का नंबर है COP 26. Basically, COP 26 was due to be held last year, November 2020. But due to Corona, it is postponed and it is conducted this year. समझ में आया? तो ये COP 26 मतलब UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. कौन से नंबर की? 26वें नंबर की. और ये कब होने वाली थी? 26 लास्ट ईयर. लेकिन क्यों हो गई पोस्टपोन? कोविड की वजह से. अब फैक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देखते किसको समझ में आया. UNFCCC का मेन मोटिव क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना. अभिराज, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? अभिराज, जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ाती है. इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्लाइमेट चेंज. इससे बहुत सारे सीजनल डिस्टर्बेंसेस होंगे, सीजनल पैटर्न्स चेंज होंगे, क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, इसलिए इन गैसेस का एमिशन कम करना है. दैट इज द एजेंडा अंडर UNFCCC. ठीक है, अब हर साल ये कंट्रीज मिलती हैं, बात करती हैं क्या करें, कैसे कम करें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को. यही है COP. हर साल चलती है. हर साल एग्जाम के लिए COP पढ़ते हैं. पिछले साल COP 25 रही होगी, अभी COP 26 आ गई. तो एवरी ईयर यू हैव टू रीड. नाउ
कोयोटो प्रोटोकॉल मैंने बताया 97 में कोयोटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया था, वो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। 2015 में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ था। 2014 में इंडिया की महादशा चेंज हो गई थी। भारत में एक नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे जिनका नाम था नरेंद्र मोदी। 2015 में पहली बार नरेंद्र मोदी इस सीओपी में पार्टिसिपेट करने गए। दैट वाज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, आई थिंक 21, उसमें पार्टिसिपेट करने गए इन दिसंबर 2015 और वो हुई थी पेरिस में। वहां जाके नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे मेजर अनाउंसमेंट्स भी किए थे और उसी साल एक नया प्रोविजन यूएनएफसीसीसी में अडॉप्ट किया गया था। दैट वाज कॉल्ड एज पेरिस अकॉर्ड, पेरिस अग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड, कई नामों से उसको जानते हैं। बेसिकली पेरिस अकॉर्ड भी बोलते हैं, पेरिस अग्रीमेंट भी बोलते हैं, पेरिस क्लाइमेटिक चेंज कन्वेंशन भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें। पेरिस शब्द आ जाएगा तो समझ जाना उसी 2015 के कन्वेंशन की बात हो रही है। इस पेरिस अकॉर्ड में 2 टारगेट रखे। पहला टारगेट प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब 1990 में इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ है तेजी से, उसके पहले जो एमिशन लेवल था पॉल्यूशन का। अच्छा एक बात और बता दो, हर साल कौन सा देश कितना पॉल्यूशन एमिट करता है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। अब बोलोगे मैम पॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पॉल्यूशन कैलकुलेट होता है इन टर्म्स ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट। इन टर्म्स ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट, कितना कार्बन कौन सा देश एमिट करता है, उससे उसका पोल्यूशन लेवल असेस किया जाता है। और ऐसा मानते हैं कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन 1990s में हुआ था। 1990 के बाद सारे देशों में तेजी से कार्बन एमिशन बढ़ गया है। तो 1990 के पहले जो हमारा एमिशन लेवल था, हमें उस लेवल पे पहुंचना है वापस, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं। अब आपको ये तो मालूम है कि डेवलपमेंट के बेसिस पर कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। डेवलप्ड नेशंस वो देश है जहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बहुत सारा है, तो पोल्यूशन भी बहुत सारा है? दूसरे वो देश जो डेवलपिंग है, थोड़ा कम पोल्यूशन है, थोड़ा कम डेवलपमेंट है, पर अभी ऑन द वर्ज ऑफ चल रहा है डेवलपमेंट। और फिर अंडर डेवलप्ड, जहां पे विकास है ही नहीं तो पोल्यूशन भी कम है, राइट? कुछ है तो कुछ नहीं है। पोल्यूशन कम है लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपिंग पोल्यूशन लाइबिलिटीज अभी इतनी सारी नहीं है, लेकिन डेवलप्ड देशों के पास पोल्यूशन बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बहुत कार्बन एमिट करते हैं। ठीक है, अब क्या करें? तो 2015 में पेरिस अग्रीमेंट में डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 2 टारगेट रखे गए। पहला, किसी भी हालत में इस सदी के अंत तक, विच सेंचुरी इज दिस? 21st सेंचुरी। तो बाय 2080 आवर टारगेट इज नॉट टू लेट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज बाय मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द 21st सेंचुरी। मतलब 1950 से हम ये कोशिश करें टिल द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, किसी भी हालत में हम अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ना बढ़ने दे बाय मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। सीलिंग क्या है? 2 डिग्री। सीलिंग समझते हो? ये सीलिंग है। मैं चेयर के ऊपर भी खड़ी हो जाऊंगी तो क्या मैं इसकी सीलिंग के ऊपर जा सकती हूं? नहीं। मतलब दिस इज द लिमिट, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच आई एम अलाउड टू लेट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज। तो किसी भी हालत में 2 डिग्री से ऊपर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। और दूसरा एजेंडा था, कोशिश ये करना है कि वी हैव टू मैनेज the average temperature of the earth increase by 1.5 degrees of the pre-industrial levels. Pre-industrial level में जितना हम एमिट कर रहे थे उससे केवल 1.5 डिग्रीज ही आगे बढ़े, इतना ही हमारी कोशिश रहना चाहिए। और सीलिंग क्या है? इससे ऊपर तो बढ़ना ही नहीं चाहिए, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो दिस वॉज अ टारगेट सेट अंडर पेरिस अग्रीमेंट। जब 2015 में पेरिस अग्रीमेंट साइन किया गया था, उसी वक्त कंट्रीज ने एक और मैकेनिज्म अडॉप्ट किया था, रेचिट मैकेनिज्म। क्या है ये? पढ़ा है रेचिट मैकेनिज्म? 2015 में व्हेन द कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन पेरिस अग्रीमेंट, they also adopted ratchet mechanism. Now do you understand
that there are different liability for a developed nation and for a developing country and for a underdeveloped country. डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कोई भी बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है फिलहाल. क्यों? क्योंकि आपको डेवलप होने का मौका मिलना चाहिए. हम आपका पॉल्यूशन के नाम पे डेवलपमेंट कैसे रोक ले? क्योंकि जैसे ही हम बोलेंगे इंडस्ट्री शट डाउन करो, फैक्ट्री बंद करो, धुआं बहुत निकल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो आपका तो डेवलपमेंट रुक जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है. जो बाइंडिंग टारगेट्स हैं किसके ऊपर है? डेवलप्ड नेशंस. एंड दैट टू देयर आर 37 डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिकन कंट्रीज जिनके ऊपर ये बाइंडिंग टारगेट्स हैं, जैसे यूएस, कनाडा, मैक्सिको और बाकी के जो मैक्सिको नहीं डेवलपिंग में आता है, यूरोपियन देश जो है बेसिकली ऐसे 37 कंट्रीज हैं जिनके ऊपर बाइंडिंग टारगेट्स हैं. चाइना भी डेवलपिंग में आता है. ठीक है, इट्स नॉट अ डेवलप्ड नेशन स्टिल. रशिया भी डेवलपिंग में आता है, तो इनके ऊपर बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है. ठीक है. अच्छा, रैचिट मैकेनिज्म ये बोलता था पेरिस एग्रीमेंट के तहत जिन देशों ने इसको साइन किया है, इसको रेटिफाई किया है, हर 5 साल में उस देश को अपने अलग अलग, जस्ट लिसन टू मी, बाद में बात करना, हर 5 साल में, इन एवरी 5 years द मेंबर्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट दे हैव टू गिव देयर डिफरेंट कमिटमेंट्स. हर 5 साल में आपके कमिटमेंट बदलना चाहिए, ये मतलब है. कैसे कमिटमेंट बदलना चाहिए? कमिटमेंट, नए टारगेट आप सेट करो. जब आप कुछ नया नहीं करोगे तो आप अपने देश में पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करोगे? तो रैचिट मैकेनिज्म, व्हाट डज इट रिक्वायर? Each country is expected to submit enhanced nationally determined contributions every 5 years to ratchet up the ambition to mitigate climate change. Mitigate मतलब होता है कम करना, क्लाइमेट में परिवर्तन को कम करना है. इसके लिए आपको हर 5 साल में नए कमिटमेंट्स देना चाहिए, नए आपको शपथ लेना चाहिए. जैसे इंडिया ने लास्ट ईयर एक बड़े से कन्वेंशन के दौरान शपथ ली थी, वी विल स्विच टू सोलर पावर. इफ यू रिमेंबर, हम सोलर एनर्जी को बूस्ट करेंगे, वी विल स्विच ऑन टू सोलर पावर. इफ यू हैव बीन रीडिंग करंट अफेयर्स यू विल बी एबल टू टेल मी. इंडिया का एक एम्बिशियस अलायंस है, बोलना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के इनिशिएटिव से बना है, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी घोषणा इसी पेरिस एग्रीमेंट के दौरान की थी नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर. इंडिया ने इसको इनिशिएट किया था, लॉन्च किया था. नाउ लेट अस कम बैक टू COP26. इस साल ये कन्वेंशन हुआ ग्लासगो, स्कॉटलैंड में. यूनाइटेड किंगडम में 4 किंगडम्स है ना, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड. तो स्कॉटलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. तो स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर में ये कन्वेंशन हुआ COP26, जिसमें कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? 197 कंट्रीज ऑलमोस्ट पार्टिसिपेटेड. बोलते हैं मोर देन 25,000 डिग्नेटरीज फ्रॉम दीज कंट्रीज दे पार्टिसिपेटेड इन दिस कन्वेंशन. ठीक है, इंडिया भी पहुंचे थे. बहुत सारे 197 कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज ने इसको बायकॉट भी किया है. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से देशों ने इस कन्वेंशन को बायकॉट किया या कुछ रीजंस देके उस कन्वेंशन में नहीं पहुंचे? चाइना, रशिया, टर्की, इंडोनेशिया, ये कुछ ना कुछ रीजन देके इस कन्वेंशन में नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया है. चाइनीज गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट इश्यू कर दी थी. रशिया की तरफ से तो वो भी नहीं गया था, बट जाया जा सकता था. रशियन प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि कोविड इज द मेन कंसर्न, इसलिए हम नहीं जा रहे. बट वर्चुअल वीडियोस मना कर दिए थे, रिटर्न स्टेटमेंट दिए, बट दैट वाज वेरी डिप्लोमेटिक. जाना चाहिए था, चाइनीज प्रेसिडेंट कुड हैव गॉन, बिकॉज ये बहुत बड़े लेवल का फोरम का वो था. I think I have written which all countries have. नहीं क्या? हाँ, चाइना, ईरान, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की, ब्राजील, ये लिख लीजिए. These are the countries which have boycotted, they did not reach. चाइना, रशिया, ईरान तो मालूम है बिकॉज यूएसए has imposed many sanctions. ठीक है, ब्राजील, टर्की, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको. ब्राजील के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ऑलरेडी यूएस के साथ. अच्छा, देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग विच आई वुड वांट यू टू नो. 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था ना, तो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा. बराक ओबामा यूज्ड टू बिलीव कि यस, ग्रीन हाउस गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज.
लेकिन 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया ये सब बकवास है, ग्रीन हाउस गैसेस से कोई क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, एंड यूएसए विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ पेरिस अग्रीमेंट। यूएसए एक डेवलप्ड देश है, फैक्ट। USA alone is responsible for 34% of entire pollution that is done by developed nations. 34% pollution के लिए कौन responsible है? USA. Don't do this in the class, please. USA alone is responsible for 34% of the pollution by developed countries. तो जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे उन्होंने बोल दिया था अमेरिका विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, पेरिस अग्रीमेंट। रीजन इज पेरिस अग्रीमेंट के तहत हमें बहुत सारे कमिटमेंट्स देने पड़ते, हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगते कि हमें अपना पोल्यूशन लेवल कम करना है, जिसका मतलब हमें अपने बहुत सारे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, वर्क प्लेसेस को शट डाउन करना पड़ता, जो मैं नहीं करूंगा। मैं अपने डेवलपमेंट को हैम्पर नहीं करूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था अमेरिका विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ पेरिस अग्रीमेंट। सोचने वाली बात है, एक ऐसा देश जो 34% कार्बन एमिट कर रहा है, वही अगर बैक ऑफ कर जाए तो क्या फिर ये कभी ग्लोबल टारगेट्स जो है कभी अचीव होने वाले हैं? नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत क्रिटिसाइज किया, इनफैक्ट G7 कंट्रीज की मीटिंग्स में भी डोनाल्ड ट्रंप को आइसोलेट किया। सारे कंट्रीज ने नाराजगी जताई थी कि आपको अमेरिका को पेरिस अग्रीमेंट से बाहर नहीं आना चाहिए। 2018 में अमेरिका ने ऑफिशियली बैक ऑफ कर लिया था, 2020 तक का उनके पास टाइम था, 2020 दिसंबर जब खत्म हुआ तो वो भी चले गए। और फाइनली जो बाइडन बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट 21। जो बाइडन वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बराक ओबामा, तो ही हैड द सेम फॉरेन पॉलिसी एंड सेम एनवायरमेंटल पॉलिसीज। तो जो बाइडन ने दोबारा से अमेरिका को पेरिस अग्रीमेंट का हिस्सा बना दिया। तो अमेरिका राइट नाउ इज अगेन द सिग्नेटरी ऑफ पेरिस अग्रीमेंट। तो अमेरिका इज ऑल्सो कमिटेड टू रिड्यूस एमिशन लेवल्स, और बोला कि जो जो कमिटमेंट्स हम कर रहे हैं हम उनको फुलफिल करेंगे। तो ये समझ में आया क्या चल रहा है, COP26 क्या होता है? देवांशी समझ में आया? अच्छा, अब इस कन्वेंशन की कुछ हाइलाइट्स है। रैचिट मैकेनिज्म क्लियर है? इसी कन्वेंशन के पहले जिस दिन मेन COP26 समिट हुआ, उसके कुछ प्री प्लेनरी सेशंस होते हैं कि फाइनल डे पे तो लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड बात करेंगे आपस में, सारे देशों के या तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट बात करेंगे, कौन कौन सा एजेंडा है वो डिसाइड करेंगे। उसके पहले भी मिनिस्ट्रियल लेवल की टॉक्स होती हैं, तो उनको कहा जाता है प्री प्लेनरी सेशंस, मिनिस्ट्रियल लेवल की जो टॉक्स होती हैं। तो उन टॉक्स के दौरान इंडिया और अफ्रीका की तरफ से एक डिमांड आई थी कि वैसे तो डेवलप्ड कंट्रीज ने कमिट किया था कि पोल्यूशन लेवल को, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हर साल ऑल द कंट्रीज आर गोइंग टू पूल इन $1 बिलियन, लेकिन वो अभी तक आपने किया नहीं है। तो इंडिया और अफ्रीका की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि फ्रॉम 2030 ऑनवर्ड्स all the countries have to pool in the amount of nearly 1.3 trillion. कितना? 1.3 trillion. You have to finance this for climatic change, या बोलना चाहिए कि आपको emissions को रोकने के लिए ये पैसा इतना मिलकर लगाना पड़ेगा। Imagine all the countries in the world contributing $1.3 trillion starting from 2030 onwards, ताकि वो कैसी चीजों पे स्विच कर सके? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज पे स्विच कर सके, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज पे स्विच कर सके। ऐसे देश जहां पर ये टेक्नोलॉजी नहीं है, उन देशों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर पाए, इसके लिए पैसा पूल इन करिए, ऐसा इंडिया की और मतलब बोलना चाहिए आइडिया था। इंडिया along with other countries, there are 24 countries जिन्हें कहा जाता है LMDC, ये याद रख लेना, like minded developing countries. These are called as like minded developing countries. इन सारे देशों ने इस फाइनेंस फ्लो का आइडिया दिया था। We need enhanced finance flow. 24 like minded developed countries, developing countries, they have proposed this idea. और LMDC में कौन कौन से देश आते हैं ये भी लिख लीजिए। What are the like-minded developing countries? इंडिया और इंडिया के इमीडिएट नेबर्स, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, ईरान, फिलीपींस, ये सब उसमें आते हैं LMDCs में, ठीक है। नाउ ये भी बोला गया था, दिस इज अगेन अ पॉइंट टू रिमेंबर, सिग्निफिकेंट परसेंटेज, तकरीबन $100 बिलियन ऑफ द एंटायर अमाउंट, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। ग्रांट मतलब लोन। तकरीबन
100 बिलियन आप लोन के फॉर्म में भी दीजिए जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको, ताकि वो भी रिन्यूएबल सोर्सेज पे या नई टेक्नोलॉजीज पे शिफ्ट कर पाए। देखो बेसिक चीज समझो, नेचर में जो चीजें अवेलेबल हैं, जैसे मैं कोल बोलूं, कोल इज द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल एलिमेंट इन द नेचर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, लेकिन कोल से सबसे ज्यादा कार्बन एमिट होता है। द पॉल्यूशन लेवल डन बाय द कोल इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा कार्बन एमिट करता है कोल। और कोयला हम कहां कहां यूज नहीं करते, आप तो देखो इंडिया तो अभी भी कन्वेंशनली कोयला ही यूज करता है, एंड इनफैक्ट वी इंपोर्ट कोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वी इंपोर्ट कोल फ्रॉम चाइना। बहुत सा कोल का तो क्राइसिस भी पड़ा होगा आपने, है ना। कोल के अलावा जो दूसरे बोलना चाहिए फॉसिल फ्यूल अवेलेबल हैं, जैसे कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन अ लिमिटेड रिसोर्स। द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट फॉर द कंट्रीज राइट नाउ इज टू क्विकली स्विच टू द रिन्यूएबल सोर्सेज। दो तरह के रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिसको दोबारा से रीयूज किया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल जिसको रीयूज नहीं किया जा सकता है। रिन्यूएबल को कहते हैं नॉन कन्वेंशनल, जो हम रेगुलरली यूज नहीं करते। नॉन रिन्यूएबल को कहते हैं कन्वेंशनल, जो हम हमेशा से यूज करते आए हैं। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? ठीक है, तो इंडिया ने इसके लिए ISA लॉन्च कर रखा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें तकरीबन 183 कंट्रीज हैं आज। 181 कंट्रीज ऑलमोस्ट देयर, 183 ऑलमोस्ट ऑन द स्टेप ऑफ साइनिंग। आई थिंक 181 तो कंफर्म है, चेक कर लेना। बहुत सारे देश हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बन गए। अच्छा, इसी COP26 में इसके अलावा इंडिया ने एक और आइडिया प्रपोज किया है अलोंग विथ UK। COP26 को लीड किसने किया? हु वॉज द चेयर, हु वॉज द होस्ट? वेरी गुड, UK एंड इटली पार्टनरशिप में होस्ट थे। करेक्ट आंसर, UK और इटली पार्टनरशिप में दोनों होस्ट थे। इस साल इंडिया ने UK के साथ मिलकर ओसोवॉग लॉन्च किया है, GGI ओसोवॉग, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ओसोवॉग। क्या है ये? क्या है ये ओसोवॉग? क्या है? कुछ भी ऐसे सोलर एनर्जी ट्रैप करने के लिए हर जगह एक कनेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी प्लेटफॉर्म देना है, कि जैसे हम एक जगह पे अगर देना है तो दूसरा पॉइंट, ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ इस 24 घंटे में स्पिन कर रही है ऑन इट्स ओन एक्सिस। द साइड ऑफ द अर्थ which is receiving the sunlight, it has a day. The other half of the earth not having the sunlight is the night. ओसोवॉग सिंपल भाषा में जैसे बच्चों को समझाऊंगी ना वैसे समझ लो, पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। हाउ आई वुड एक्सप्लेन टू अ 3-year-old, वैसे समझ लो। एक बहुत बड़ा पैनल बनाएंगे जिसको बोला जाएगा ट्रांसनेशनल ग्रिड। क्या बोला जाएगा? ट्रांसनेशनल ग्रिड, जिसमें तकरीबन 140 देश होंगे। कितने होंगे? तकरीबन 140। बहुत बड़ा एक सोलर ग्रिड बनाया जाएगा, ठीक है। उस ग्रिड का मकसद क्या होगा कि कहीं ना कहीं तो इस अर्थ पे सनलाइट आ ही रही है, क्योंकि हाफ साइड ऑफ द अर्थ इज हैविंग द सनलाइट, हाफ साइड इज नॉट। तो कहीं ना कहीं तो सनलाइट आएगी। तो जिस साइड भी सनलाइट रहेगी, दैट साइड ऑफ द अर्थ विल बी एबल टू ट्रैप द सोलर एनर्जी इन दैट ग्रिड। समझ में आ गया?